कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सरकार का महंगाई पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। गेहूं और चीनी के बाद अब खाने के तेल को 2 साल के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी मिली है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी नमस्कार। खाने के तेलों से ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे क्योंकि फरवरी से हमने देखा है लगातार सरकार की कोशिश रही है कि ड्यूटी कम की जाए, ज्यादा तेलों को यहाँ पर भारत में आने दिया जाए, प्राइसेस को कैसे भी किसी तरह कंट्रोल यहाँ पर किया जाए। जो लेटेस्ट है जहां पर एग्री सेस ही सिर्फ बाकी बचा था 5.5% का, उसको भी अब यहाँ पर वेव ऑफ कर दिया गया है। कितना असर आप आता हुआ देखते हैं इसका भारतीय बाजारों पे, इंपोर्ट्स पे और प्राइसेस पे? नहीं, डेफिनेटली गवर्नमेंट देखिए फूड इन्फ्लेशन से वरीड तो है और फूड इन्फ्लेशन में एडिबल ऑयल का काफी अहम रोल है, तो उसके लिए गवर्नमेंट तो एक्शंस ले ही रही है। और ये जो टीआरक्यू वाला जो कल का डिसीजन आया है कि 2 मिलियन टन सोया और 2 मिलियन टन सनफ्लावर, मैं समझता हूँ इसका डेफिनेटली इफेक्ट तो होगा। एनीथिंग बिटवीन 3 से 5 रुपए का बाजार नरम हो सकता है और इसका मैं समझता हूँ थोड़ा पाम के ऊपर भी असर आएगा, क्योंकि पाम ऑयल अभी भी थोड़ा ऊपर के लेवल पे था और जो इंडोनेशिया का बैन वगैरह हुआ उसके बाद सब्सिक्वेंट उनके यहाँ से माल की निकासी के ऊपर कोई न कोई इश्यूज अटके हुए हैं। मैं समझता हूँ पाम के ऊपर भी डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा। तो ओवरऑल तो ये दिस इज कंज्यूमर फ्रेंडली डिसीजन। ओके अतुल जी, एक और चीज की जितनी बार जिस तरह की हमारी डिपेंडेंस है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब हम इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कम करते हैं वो वहां से बढ़ा देते हैं। रुपी डेप्रिसिएशन भी पिछले 1-2 साल में यहाँ पर 6 से 7% के आसपास हुआ है। तो आप कहेंगे लैंडेड कॉस्ट उतनी सस्ती नहीं पड़ती हमें? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इंडिया की डिपेंडेंस इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर या वर्ल्ड के ऊपर ऑलमोस्ट 65% है। तो तभी तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो ये जब तक हम लोग इन्फ्लेशन है तो ये जब तक हम लोग अपने खुद के देश में ऑयल सीड का कल्टीवेशन नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये तो मार कंज्यूमर को झेलनी पड़ेगी जब वर्ल्ड के वैल्यूज ऊपर रहेंगे। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी थोड़ा काफी सीरियसली एक्शन कर रही है और नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो है वो मैं समझता हूँ अब इस बार लागू हो भी जाएगा। जो इतने दिन से अटका पड़ा हुआ था, तो ये तो हम लोगों को झेलना पड़ेगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ये तो बात दुरुस्त है। नीरव देसाई भी हमारे साथ मौजूद है जीजीएन रिसर्च से। नीरव जी, आप कैसे देखते हैं इस मूव को? और दूसरा ये, अगर हम सालाना खपत देखें तो सनफ्लावर तेल की बात है, 20 लाख टन 2 साल के लिए, यानी कि 40 लाख टन यहाँ पर इंपोर्ट जारी किया गया है। क्या इतना सनफ्लावर अवेलेबल है? क्या इतना इंपोर्ट हो पाएगा? नहीं, देखिए किसी न किसी स्टेज पे यूक्रेन और रशिया की जो स्टैंड ऑफ है इसको भी खत्म तो होना ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया। अब देखिए कि वॉर भी वहां पर धीरे धीरे मतलब एक स्टेलमेट में चली गई है। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ 1 मिलियन टन तो सनफ्लावर एनुअली हम लोगों को चाहिए और 2 साल के लिए 1 मिलियन टन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर जहां तक सोया का सवाल है, सोया हम लोगों का इम्पोर्ट किससे ज्यादा होता है, मतलब रफली 3.5-4 मिलियन टन का, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा अपने को टीआरक्यू और चाहिए पड़े या उसका इंपोर्ट घट जाएगा। तो वो अब देखिए गवर्नमेंट को समझाएंगे कि या तो उसमें भी टीआरक्यू बढ़ा दें या बैलेंस को, क्योंकि ऐसा बड़ी एनॉमलस सिचुएशन होगी कि आधा तेल तो आ रहा है टीआरक्यू के अंदर और आधा तेल आ रहा है नॉन टीआरक्यू के। तो ये थोड़ा एक गवर्नमेंट को समझाने वाली बात होगी। अब देखते हैं कि किस तरह से हाउ थिंग्स पैन आउट और किस तरह से इसको ये लोग कार्यान्वित करते हैं। पर इसमें सारा कुछ डिपेंडेंस होगी स्मूथनेस के ऊपर। अब देखिए इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट तो खोल दिया पर अभी भी स्मूथ नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो अभी फॉर्मुलेट हो ही रही है और उसमें भी झगड़े चल रहे हैं। तो ये जरूरी होगा कि ये स्मूथन रखे तो इसका इफेक्ट मार्केट के अंदर डेफिनेटली दिखाई देगा। जी हाँ, एक चीज है यहाँ पर स्टेप्स लेना और दूसरा है यहाँ पर उसको प्रॉपरली ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करना और उसका प्राइसेस में यहाँ पर एक इम्पैक्ट भी देखना। शुगर पे भी यहाँ पर बात करेंगे। और अतुल जी, यहाँ पर एक प्रिकॉशनरी मेजर इसे कहा गया है। इंडस्ट्री के कई लोगों से हमने बात की और उन्होंने कहा कि एक चीज के लिए वो शुक्रगुजार है सरकार के कि उसको इमीडिएट इफेक्ट से नहीं किया गया। जो इम्पैक्ट गेहूं पे आया वो एटलीस्ट यहाँ पर चीनी में नहीं आया।
आप कैसे देखते हैं अब एक्सपोर्ट्स यहां पर होता हुआ? 31 मई की तो यहां पर मियाद है ही, 1 जून से जो यहां पर नई एप्लीकेशंस डालनी होंगी, कितनी जल्दी वो एक्सपोर्ट हो पाएगा? क्योंकि वहां पर भी सरकार की काफी डिटेल्ड एडवाइजरी है। नहीं, वो हमने पूरी एडवाइजरी पढ़ी है आज सुबह जी। मैं समझता हूँ बड़ा लॉजिकल तरीके से उन लोगों ने इसको हैंडल किया है, और मैं नहीं समझता कि इसमें शुगर एक्सपोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी। और वैसे भी हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 9 से 9.5 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा भी नहीं। और ये जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी, गवर्नमेंट थोड़ा सा डरी हुई थी कि जो वीट के अंदर प्रॉब्लम्स हुई तो वो कहीं शुगर में ना हो। मेरा तो ये मानना है कि शुगर के प्राइसेस हिंदुस्तान में नीचे ही अभी रहेंगे, और कोई ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को ज्यादा पैसे देने पड़े। तो वो क्योंकि हम लोग सरप्लस सिचुएशन में है शुगर के, और एक्सपोर्ट्स तो ठीक है, अपना 9 साढ़े 9 मिलियन हो जाएगा। अभी देखिए बरसात पानी चालू हो जाएगा तो पोर्ट्स में शिपमेंट लॉजिस्टिक नाइटमेयर्स चालू हो जाती हैं। तो इफेक्टिव शिपमेंट जो है ना वो 9 साढ़े 9 मिलियन टन से ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर की क्रॉप अभी जो दिखाई दे रही है वो इस साल की क्रॉप से भी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 10 मिलियन टन भी एक्सपोर्ट हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैरी आउट अपना 6 साढ़े 6 मिलियन टन तभी भी रहेगा। तो आई थिंक ये स्मूथ रहेगा एक्सपोर्ट में। गवर्नमेंट में कोई, मेरे को नहीं लगता कि ये जो अभी प्रोसेस उन्होंने डिवाइस की है उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ आए। तो यानी अतुल जी आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये स्टेप प्रिकॉशनरी लिया है, सप्लाई साइड पर या प्राइस साइड पर कोई चिंता की बात नहीं है। किस रेंज में फिर आप प्राइसेस देखते हैं, या फिर भले ही प्राइसेस इंडिया में कंपैरेटिव टू इंटरनेशनल मार्केट्स बेहतर है, क्या इस डिसीजन के बाद थोड़ा और नीचे आ सकते हैं? मेरे को नहीं लगता। हिंदुस्तान के जो प्राइसेस हैं, क्योंकि समर मंथ्स में थोड़ा रिलेटिवली कंजम्पशन भी बढ़ता है बेवरेजेस वगैरह में, और इसके बाद थोड़ी फेस्टिवल्स चालू हो जाती हैं, मैं नहीं समझता कि प्राइसेस ज्यादा नीचे गिरेंगे। रेंज बाउंड प्राइसेस रहने चाहिए। और जो आपने बात बोली है ना प्रिकॉशनरी, तो एक यूपी की एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो जो वीट के अंदर गवर्नमेंट को तकलीफें आई और एक्सपोर्टर्स को तकलीफें आई, मैं समझता हूँ शुगर में शायद वो सब नहीं आएंगी, क्योंकि ये बड़ा प्रोसेस ड्रिवन इनने डिसीजंस लिए हैं। अतुल जी, जिस तरह का रिएक्शन यहाँ पर हमने स्टॉक्स में आता हुआ देखा है, जिस तरह की बिकवाली शुगर स्टॉक्स में आई है, क्लियरली आपसे वो बात नहीं कर रहे, लेकिन आप कहेंगे कि एक सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब होता हुआ देखा है? उसको जो नीजक रिएक्शन है स्टॉक मार्केट का, उसके ऊपर तो मैं क्या कमेंट करूं। पर धीरे धीरे जब मैसेजेस सिंक इन करेंगे लोगों को, जो भी स्टॉक मार्केट प्लेयर्स हैं, कि ये वैसा नहीं है जैसा वो लोग सोच रहे हैं, तब मे बी उन लोगों को थोड़ी शायद अकल आए या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। मैं नहीं समझता ये कोई शुगर इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। और शुगर इंडस्ट्री इज नाउ मोर एथेनॉल ड्रिवन। एनर्जी सेक्टर हो गया है, केवल शुगर का सेक्टर नहीं रह गया है। तो एथेनॉल इज ऑल्सो अ बिग प्ले। जी चलिए, शुक्रिया अतुल जी बातचीत करने के लिए, और पूरे एडिबल ऑयल पर अपने व्यूज हो या फिर शुगर इंडस्ट्री के क्या हालात हैं उस पर कमेंट करने के लिए थैंक यू शो में आने के लिए। देखिए